नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 131वां और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा 17वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 3 प्रमुख घटनाओं को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1937 के चुनाव, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और फाइनली हम डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को। तो ये 3 प्रमुख घटनाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनको इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरा ये प्रयास आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1937 के चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध और इन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को हम विस्तार में जाकर के समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे एक टाइमलाइन आ गई है। इसी टाइमलाइन के माध्यम से सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमने इंडियन पॉलिटी में 1935 के भारत शासन अधिनियम को बड़े विस्तार से समझा था, पढ़ा था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही हम अपनी कहानी को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद ही 1937 के प्रांतीय चुनावों को आयोजित कराया गया। तो देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में हमें 2 महत्वपूर्ण विषय देखने को मिले। पहला तो यह बात की गई कि अखिल भारतीय संघ बनेगा। तो देसी रियासतें जो हैं, जो नेटिव स्टेट हैं या जो प्रिंसली स्टेट हैं या जो राजकुमारों के राज्य हैं, जिन्हें नेटिव स्टेट कहा जाता था उस समय, उनको और ब्रिटिश भारत के प्रांतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम इस एक मायने में अपने पूर्ववर्ती अधिनियमों से भिन्न था कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ही पहली बार नेटिव स्टेट्स से रिलेटेड प्रावधानों का उल्लेख किया गया और यह कहा गया कि जो नेटिव स्टेट हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको और जो ब्रिटिश भारत के स्टेट हैं उनको मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। और यह अखिल भारतीय संघ तभी बनेगा जब आधे से अधिक राजा इस पे अपनी सहमति देंगे। दूसरी विशेषता भारत सरकार अधिनियम की हमको देखने को मिली और वो थी कि प्रांतीय स्वायत्तता। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्पष्ट रूप से हमने समझा था कि डायरार्की की व्यवस्था आई, यानी कि जो है दोहरे शासन की व्यवस्था या दैव शासन की व्यवस्था। तो डायरार्की आई 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में। तो प्रांतों में शासन के 2 सब्जेक्ट्स बताए गए, एक हस्तांतरित सब्जेक्ट बताया गया यानी ट्रांसफरेबल, और एक जो है आरक्षित विषय बताया गया जो रिजर्व था। तो हमने समझा था कि रिजर्व में क्या क्या विषय थे और हस्तांतरित में क्या क्या विषय थे, और हस्तांतरित का शासन भारतीय मंत्री करते थे, जबकि जो आरक्षित विषय था उस पे शासन गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करती थी। ये हमने समझा था। तो अब 1935 के भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों से दैव शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता मिल गई, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रांतों को दे दी गई। लेकिन कांग्रेस ने 1935 के भारत शासन अधिनियम का विरोध किया और वो किन आधारों पे किया, आइए उसको जो है देख लें। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की घोषणा हुई, जिसके प्रावधानों ने भारतीय राष्ट्रवादियों को पूरी तरह से निराश किया। अब इस चार्ट को ओपन करने का केवल मतलब यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने क्या कहा, उसको जो है उस कोटेशन को हमें देखना है और उसके बाद कांग्रेस की क्या आपत्ति थी भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 को लेकर, उसको भी समझते हैं, तब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है। तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा, तो इन्होंने कहा गुलामी का अधिकार पत्र। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के अधिनियम को किसने कहा, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसके अलावा
इस अधिनियम को दास्ता का आज्ञा पत्र, ये दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, गुलामी का अधिकार पत्र और दास्ता का आज्ञा पत्र, ये दोनों किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, इसके आगे वो नहीं रुके और क्या कहा जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। क्या कहा? हमें एक ऐसी कार दी गई थी, यानी 1935 के अधिनियम को उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक था। क्या था? सब ब्रेक ही ब्रेक था, लेकिन इंजन था ही नहीं। तो ये कार कैसे चलेगी? इसमें सब ब्रेक ही है और इंजन नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस द्वारा इस अधिनियम का मुखर विरोध किया गया। तो किस विषय पर मुखर विरोध किया गया, आइए समझ ले। कांग्रेस को क्या आपत्ति थी? तो कांग्रेस को सबसे पहली आपत्ति तो यही थी कि केंद्र में दैव शासन व्यवस्था को लाया गया। तो 1919 के अधिनियम से प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था आई, लेकिन 1935 के अधिनियम ने कहा कि प्रांतों से दैव शासन व्यवस्था को हम हटाएंगे और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो दैव शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम से प्रांतों में आई थी, उस दैव शासन व्यवस्था को प्रांतों से हटा के केंद्र में हस्तांतरित कर दिया गया। यानी प्रांतों में तो ऑटोनॉमी हो गई, लेकिन केंद्र में दैव शासन व्यवस्था ला दिया गया। वही उसी तरीके से कि कुछ सब्जेक्ट होंगे जो ट्रांसफरेबल होंगे, कुछ होंगे जो रिजर्व होंगे। ट्रांसफरेबल पर मंत्री शासन करेगा और रिजर्व पर गवर्नर जनरल और वायसराय शासन करेगा। तो कांग्रेस ने पूछा कि जो शासन व्यवस्था प्रांतों के लिए खराब थी, वो केंद्र के लिए अच्छी कैसी हो जाएगी? तो दैव शासन व्यवस्था को आप स्वयं कह रहे हैं कि ये ठीक व्यवस्था नहीं थी, तो आपने प्रांतों से हटा दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये केंद्र में हम इसको लेकर के आएंगे। तो जो व्यवस्था, जो प्रणाली प्रांतों के लिए नहीं ठीक थी, वो केंद्र के लिए कैसे ठीक होगी? एक बात। दूसरी बात, यह कहा गया कि ये जो अखिल भारतीय संघ बनेगा, देसी रियासतों को मिलाकर के और ब्रिटिश भारत को मिलाकर के, तो ब्रिटिश भारत से जो प्रतिनिधि जाएंगे वो तो चुनाव से जाएंगे। वो किससे जाएंगे? इलेक्शन से जाएंगे। लेकिन देसी रियासतों से जो सदस्य जाएंगे केंद्रीय विधान सभा और केंद्रीय विधान परिषद में, इसमें बात की गई थी कि द्विसदनीय विधायिका होगी। तो इन दोनों सदनों में जो मेंबर जाएंगे ब्रिटिश भारत से, वो तो चुनाव से जाएंगे, इलेक्शन से जाएंगे, ये प्रावधान था। लेकिन देसी रियासतों से जो मेंबर जाएंगे दोनों सदनों में, तो वो सिलेक्शन से जाएंगे। यानी राजा ने जिसको कह दिया कि अच्छा जाओ केंद्रीय विधान परिषद में जाओ, केंद्रीय विधानसभा में जाओ, उस समय यही शब्द था, केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा, तो जाओ केंद्रीय विधानसभा में, तो वो चला जाएगा। तो इससे आपत्ति थी कांग्रेस को। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण था कि देसी रियासतों की जितनी जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के अनुपात में अधिक स्थान दोनों सदनों में, मैंने डिटेल में इसको समझाया हुआ है इंडियन पॉलिटी में, कि चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद थी तो वहां भी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया देसी रियासतों को, और इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद में भी इनको अधिक स्थान दिया गया। तो इसके पीछे ये मंशा थी ब्रिटिश सरकार की कि राजाओं के माध्यम से हम कांग्रेस को काउंटर करेंगे। ठीक है, ये सब समझा हुआ है हमने। इसके अलावा कांग्रेस ये कह रही थी कि भैया हमें एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए। क्या चाहिए? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जो आज है, पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष है। तो आप अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, किसी जाति के हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं, कोई मतलब नहीं। बस एक मतलब है कि आपने पहले 21 वर्ष था तो 21 वर्ष की उम्र पूरी कर ली, वर्तमान में 18 वर्ष है तो आप 18 वर्ष के हो गए, तो आप वोटर हो गए। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में तो हमने देखा था कि बहुत सीमित मताधिकार था। 1935 के अधिनियम में मताधिकार को बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी केवल 10% भारतीय ही वोट देने के लायक थे। तो इन सब आधारों पर, जितना मैंने आपको बताया, कांग्रेस ने क्या कहा कि हम भारत सरकार अधिनियम का मुखर विरोध करते हैं। तो कांग्रेस ने भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुखर विरोध किया। ठीक है, लेकिन अब यहां पे ये समझिए कि अब ये कांग्रेस का केवल मुखर विद्रोह ही था, ये मुंह से किया गया ही विद्रोह था, या मुंह से ही इसका विरोध किया गया। विद्रोह मैं बोल दिया, विरोध मैं कहना चाह रहा हूं
क्योंकि अभी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 वर्ष पूर्व वापस लिया गया था और अब कांग्रेस के पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि कोई वो जन आंदोलन खड़ा कर सके 1935 के भारत सरकार अधिनियम के खिलाफ। तो अब केवल जो है ये मुंह का ही विरोध हो गया, जन आंदोलन इसके विरुद्ध में नहीं शुरू हो पाया, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो अभी 1 साल पहले ही समाप्त हुआ था, तो सब लोग ठंडे पड़ गए थे। ठीक है, अब इसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है 1937 में चुनाव आयोजित कराए गए। तो प्रोविंशियल इलेक्शंस की घोषणा हुई, तो प्रांतीय चुनावों की घोषणा की गई और जैसे ही प्रांतीय चुनावों की घोषणा हुई, कांग्रेस में फिर 2 गुट हमें देखने को मिले, ठीक उसी तरीके से जैसे असहयोग आंदोलन के बाद हमको कांग्रेस में 2 गुट देखने को मिले। एक जिसे हमने कहा कि परिवर्तन विरोधी है, यथास्थितिवादी है, या जिन्हें हमने कहा नो चेंजर इंग्लिश में, और दूसरे हमें कौन दिखे, तो जिन्हें हमने कहा कि ये परिवर्तनवादी हैं और ये युगांतकारी हैं और ये क्या है, प्रो चेंजर हैं। तो नो चेंजर और प्रो चेंजर में विभाजित कांग्रेस हमको दिखने को मिली असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद। और यह विभाजन किस रेखा पर हुआ, तो यह विभाजन इसी रेखा पर हुआ कि नो चेंजर्स ने यह कहा कि हम विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और प्रो चेंजर्स ने कहा कि हम विधानसभा के चुनाव में भाग लेंगे। अब यही मुद्दा फिर से आ गया। अब 1937 के चुनावों की जब घोषणा हुई तो फिर कांग्रेस में 2 गुट देखने को मिले। तो एक गुट तो था जवाहरलाल नेहरू का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कांग्रेस सोशलिस्टों का, वामपंथियों का। इन लोगों का यह कहना था कि हम 1937 के चुनावों में भाग नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 1935 के भारत सरकार अधिनियम का विरोध कर रहे हैं और उसी अधिनियम के माध्यम से किए जा रहे 1937 के चुनाव में अगर हम भाग लेते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमने 1935 के अधिनियम को अपनी सहमति दे दी। तो पहला तर्क उनका यह था। इसके अलावा उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि अगर हम चुनाव में भाग लेते हैं तो कांग्रेस का जो जन आंदोलन का क्रांतिकारी स्वरूप है वो समाप्त हो जाएगा। और एक खतरा यह भी है कि कांग्रेस साम्राज्यवादी शासन का एक हिस्सा बन जाएगी। अब चुनाव होगा, उसके बाद कांग्रेस के मंत्रिमंडल गठित होंगे प्रांतों में। यह तो उम्मीद थी ही कि जनता कांग्रेस को चुन करके लाएगी और चुन करके लाई ही। तो इन्होंने कहा कि जब हम ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत चुनाव में जाएंगे और जीत करके जब हम सत्ता में आएंगे तो यह खतरा है कि कहीं कांग्रेस भी साम्राज्यवादी शासन का एक अंग न बन जाए और उसका जो लक्ष्य है स्वतंत्रता का, सामाजिक आर्थिक न्याय का और गरीबी को दूर करने का जो उसका लक्ष्य है वो कहीं अधूरा न रह जाए। तो यहां स्पष्ट रूप से जो नेताजी और नेहरू इन लोगों का गुट था, इन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हमें इन 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पावर करप्ट और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, यानी सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया हम अगर चुनाव में भाग लेंगे तो पहली चीज तो यह है कि हम 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर अपनी मुहर लगा रहे हैं, उसको सहमति दे रहे हैं। 2 पहली बात। दूसरी बात कि सत्ता में भागीदारी से जन आंदोलन का जो क्रांतिकारी स्वरूप है वो समाप्त हो सकता है। तीसरी बात कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था में कहीं कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा न बन जाए और उसके जो मुख्य लक्ष्य हैं वो पीछे छूट जाए। ये एक पक्ष था जिसने ये कहा कि हमको भाग नहीं लेना चाहिए प्रोविंशियल इलेक्शंस में। एक दूसरा पक्ष भी था। उस दूसरे पक्ष ने बड़ी मासूमियत से ये कहा कि अच्छा ये बताइए कि हम 1935 के भारत सरकार अधिनियम का विरोध करने की स्थिति में हैं, क्या हम कोई जन आंदोलन अभी चला सकते हैं? अगर हम कोई जन आंदोलन अभी नहीं चला सकते हैं तो फिर हमको 1937 के प्रांतीय चुनावों में भाग लेना चाहिए और इन चुनाव में भाग लेकर के सत्ता में आकर के अपने लोगों के लिए हमें काम करना चाहिए और इन विधान परिषदों का प्रयोग हमको जो है
अपने लाभ के लिए किया जाना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप जन आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं तो हम लोग भी 1937 के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन क्या जन आंदोलन चलाने की स्थिति में कांग्रेस इस समय है? अगर जब नहीं है तो फिर 1937 के चुनाव में भाग लीजिए। बाहर बैठ करके क्या करेंगे? और बहुत सारे अवसरवादी हैं जो कि आप, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया तो और कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो बहुत सारी पार्टियां हैं, वो आ जाएंगे, वो चुनाव लड़ने लगेंगे। और जो आप ये कह रहे हैं कि सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है, तो ये तो हमेशा के लिए बात है ना, कोई अभी के लिए तो बात नहीं है। तो कुल मिला करके अंत में दोनों पक्षों में एक स्टैंड ये बना, यही स्टैंड वहां बना था। हालांकि वहां कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ, एक नई पार्टी बनाई, वो पार्टी चुनाव में गई, लेकिन यहां सीधे सीधे कांग्रेस चुनाव में गई। तो ये सहमति बन गई कि ठीक है भैया, दोनों लोगों ने आपस में तर्क वितर्क किया और डिसीजन जो आया वो यही था कि कांग्रेस 1937 के चुनाव में भाग लेगी। अब ये तो बात हो गई कांग्रेस के दोनों गुटों की। अब हम बात करते हैं गांधी जी की। तो चाहे वो असहयोग आंदोलन के बाद चुनाव में भाग लेने की बात रही हो या 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लेने की बात रही हो, महात्मा गांधी स्पष्ट रूप से इन चुनावों के में भाग लेने के विरोधी थे। तो महात्मा गांधी का विश्वास नहीं था कि ब्रिटिश व्यवस्था में आयोजित हो रहे चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए। लेकिन जब दोनों पक्षों की राय हो गई, कांग्रेस की एक समवेत राय हो गई, तो महात्मा गांधी ने मौन धारण कर लिया, एक प्रकार से मौन सहमति अपनी उन्होंने दे दी। लेकिन 1937 के चुनावों में इतने बड़े फेस वैल्यू जिस महात्मा की थी, उस महात्मा गांधी ने 1937 के चुनाव में एक भी चुनावी जनसभा को संबोधित नहीं किया। तो चुनाव में वोट मांगने महात्मा गांधी नहीं गए, लेकिन एक मौन सहमति हो गई कि कांग्रेस चुनाव लड़े। ठीक है, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आइए जो है देखें कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में क्या हुआ। तो देखिए, कुल प्रांत उस समय थे 11। कितने थे? कुल ब्रिटिश प्रांत उस समय कितने थे? 11। 11 में से 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कितना मिला? पूर्ण बहुमत मिला, यानी मेजॉरिटी मिली, यानी कांग्रेस की सरकार बन जाए, इतना बहुमत राज्यों में मिला। 5 राज्यों में, नाम मैं बता रहा हूं कौन कौन से। तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। आइए यहां पे देख लें, जो है हमने एक पूरा जो है ये देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां जहां यूनियनिस्ट पार्टी ये पंजाब में होगी, यूनाइटेड पार्टी सिंध में है। ठीक है, तो आइए देखें। तो कुल 11 में से 5 राज्यों में, पहला संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत, यहां पर कांग्रेस को क्या मिला? तो पूर्ण बहुमत मिला, यानी फुल मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली। ठीक है, उसके बाद बंबई में, असम में और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तो 5 जगह कांग्रेस को क्या मिला? 11 में से 5 जगह क्या मिला? तो पूर्ण बहुमत मिल गया। वहां तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार गठित हो गई। उसमें से 65%, 70%, 75% तक वोट कांग्रेस को अकेले मिला। तो कांग्रेस को की प्रचंड विजय हुई 1937 के चुनाव में। ठीक है, तो कुल 11 में से 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। बंबई में बहुमत से केवल 2-3 सीटें कांग्रेस पीछे रह गई। बंबई प्रांत में बहुमत से कांग्रेस केवल 2-3 सीटें कम रह गई, नहीं तो यहां भी बहुमत हो जाता। तो यहां कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंच गई। ठीक है, तो अब उसको तो हम छोड़ दें, 2 हो कम या 3 हो, लेकिन कुल मिला के 3 जगहों पे, बंबई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत, ये NWFP की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात हो रही है। ठीक है, इन 3 जगहों पर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इन 3 राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तो 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार गठित किया। कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार गठित किया चुनाव के बाद? 6 प्रांतों में। कौन कौन से प्रांत हैं भैया? तो संयुक्त प्रांत है, मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रांत है, और बंबई में चूंकि कांग्रेस केवल 2-3 सदस्यों से ही कम थी बहुमत से, तो बंबई में भी कांग्रेस की सरकार गठित हुई। और बाद में 2 प्रांतों में, यानी पश्चिमोत्तर प्रांत में और जो है असम में भी कांग्रेस ने सरकार बना लिया। तो कांग्रेस ने कुल कितने जगहों पे सरकार बनाया? तो कांग्रेस ने कुल 8 जगहों पे सरकार बनाया। ठीक है, तो 11 में से कुल 8 स्थानों पर किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस को कहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला या कहां पर
कांग्रेस की एक तरह से हम कहें तो पराजय हुई, तो हम कहेंगे बंगाल में, पंजाब में और सिंध में। ठीक है, अब जो है इतना आपने समझ लिया, तो अब फैक्ट्स के हिसाब से जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उस तरीके से आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, कुल 11 में से कांग्रेस को कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला? तो आप कहेंगे 5। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि 11 में से कुल कितने राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी? तो आप कहेंगे 3। उसके बाद पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने कुल कितने राज्यों में सरकार बनाई? तो आप कहेंगे कि 8। 6 में तो डायरेक्ट बनाया, 2 में गठबंधन से। कहां कहां गठबंधन से बनाया? तो आप कहेंगे पश्चिमोत्तर प्रांत में बनाया और असम में, यहां गठबंधन से बना। और 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सीधे सरकार बना ली, बंबई में कुछ निर्दलियों को मिलाकर सरकार बना ली। तो 11 में से 8। ये आप ये जान लीजिए कि 1937 के इलेक्शन से पिछले वर्ष में 15-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और केवल एक इसी फैक्ट से जो है ये 15-20 क्वेश्चंस निकले हुए हैं, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं। ठीक है, तो उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बिहार, ये 5 जहां पूर्ण बहुमत मिला। इसके अलावा अब यह पूछा जाएगा कि कहां कांग्रेस की या तो हार हो गई या कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में नहीं उभर करके आ पाई। तो ये देखिए, ये है बंगाल, पंजाब और सिंध। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में नहीं उभरी। इसको जो है एक प्रकार से कांग्रेस की यहां पराजय हो गई। यहां अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी। जैसे देखिए, यूनाइटेड पार्टी ये सिंध में जीत गई और यूनियनिस्ट पार्टी सिकंदर हयात खान जिसके लीडर थे, ये इसने पंजाब में सरकार बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये यहां देखिए, बंगाल क्या है? मुस्लिम बहुल। इसी बंगाल को तो विभाजित करके पूर्वी पंजाब बना। भारत का जब 1947 में विभाजन हुआ तो इसी से तो बना। इसके बाद पंजाब को ही तो तोड़ करके पाकिस्तान बना 1947 में। जो वर्तमान पाकिस्तान है वो तो अब तो बांग्लादेश एक नया देश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही नक्शे से खत्म हो गया, अब तो बांग्लादेश हो गया। तो वर्तमान जो पाकिस्तान है वो पंजाब को तोड़ के ही बना। तो आधा बंगाल, आधा पंजाब और पूरा सिंध कहां गया? 1947 में पाकिस्तान में चला गया। और 1947 के पिक्चर को आप कहां कब देख पा रहे हैं? 10 साल पहले 1937 में। 1937 में देखिए, बंगाल में कांग्रेस की पराजय हुई, पंजाब में कांग्रेस की पराजय हुई। तो बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की पराजय क्यों हुई? भैया, बंगाल भी मुस्लिम मेजॉरिटी और पंजाब भी मुस्लिम मेजॉरिटी और सिंध भी मुस्लिम मेजॉरिटी। 1947 में क्या हुआ? आधा पंजाब गया, आधा बंगाल गया, पूरा सिंध गया। यह स्पष्ट हो गया। मैप यहां पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यह फैक्ट है जो आपसे बार बार पूछा जा सकता था, तो इसको हमने क्लियर कर लिया। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव कांग्रेस को भारी सफलता। ठीक है, अब अक्टूबर 1939 में क्या हुआ? तो अक्टूबर 1939 में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत भी जर्मनी के विरुद्ध एक युद्ध पक्ष बन चुका है। तो अक्टूबर 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषित किया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध का क्या है? हिस्सा है। और जैसे ही लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की, कांग्रेस द्वारा इसका मुखर विरोध किया गया। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना भारतीय जनमत की राय लिए हुए, बिना विधानमंडल की सहमति लिए हुए कैसे गवर्नर जनरल और वायसराय ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में खींच लिया? तो भारतीय जनमत से राय लीजिए, हमारा क्या मामला है द्वितीय विश्व युद्ध से? विधानमंडलों से राय लीजिए। आखिर हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है? जब आप इतना बड़ा निर्णय कि भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में एक युद्ध पक्ष आप बना रहे हैं और यह डिसीजन आपने अकेले बैठे बैठे ले लिया, तो फिर हमारे अस्तित्व का मतलब क्या है? तो आप भारतीय जन मत की राय लीजिए, विधानमंडलों में चर्चा कीजिए, तब डिसीजन करिए। तो फिर हमारे रहने न रहने का मतलब क्या है?
तो कांग्रेस द्वारा मुखर विरोध किया गया और 28 महीना पुरानी सभी प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये प्रांतीय सरकार जो कांग्रेस की बनी थी वो कितने दिन चली आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 28 महीने। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं कि चूंकि कांग्रेस को भारी सफलता मिल गई थी 1937 के चुनाव में, तो हमने क्या देखा कि कुल 8 प्रांतों में तो कांग्रेस की ही सरकार चल रही थी। तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो जब कांग्रेस के सरकारों ने इस्तीफा दिया इन 8 प्रांतों से कि भाई हम सरकार नहीं चलाएंगे, तो मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, यानी कांग्रेस के शासन से मुक्ति। ठीक है, मुसलमान सफरिंग इन कांग्रेस रूल, पीरपुर रिपोर्ट, इस तरह की इन्हीं 28 महीनों में मुस्लिम लीग द्वारा अलग अलग रिपोर्ट जारी की गई। तो पीरपुर रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग इन कांग्रेस रूल, इस तरह का। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस लिए मनाया? तो जब 28 महीने पुरानी कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने कहा कि अब हमें मुक्ति मिल गई, अब हम सीधे ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गए, अब हम कांग्रेस के नियंत्रण में नहीं आए, कांग्रेस की सरकारें चली गई। तो मुस्लिम लीग इसे मुक्ति दिवस के रूप में इसने मनाया। अब आगे हम बढ़ें, उससे पहले इन कांग्रेसी सरकारों की जो कार्य प्रणाली रही या जो इन्होंने कार्य किया उसका हम मूल्यांकन करना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इन 28 महीने चली प्रांतों में कांग्रेसी सरकारों ने, यहां पे एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, उस समय जो प्रांतों में, जैसे आज जो है स्टेट्स में जो लीड करते हैं मंत्रिमंडल को, उनको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री। उस समय प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, प्रधानमंत्री, यानी संयुक्त प्रांत का एक प्रधानमंत्री, पंजाब का दूसरा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री इस शब्द का यूज होता था। ठीक है, तो कांग्रेस मंत्रियों ने 500 रुपए प्रतिमाह अपने वेतन को घटा करके 500 रुपए प्रतिमाह कर लिया। इसके अलावा कांग्रेसी मंत्री रेलों के दूसरे और तीसरे दर्जे में चलते थे, ये पहले दर्जे में नहीं चलते थे। तो बड़ा लो प्रोफाइल कांग्रेस के मंत्रियों ने स्वयं को रखा और अधिक से अधिक कार्य करने पर इन्होंने फोकस किया। तो नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया इन 28 महीनों में, प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया, पुलिस के अधिकारों में व्यापक कटौती की गई। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं उस सरकार को सबसे अच्छी सरकार मानता हूं जो अपनी जनता पर कम से कम शासन करती हो। तो जो सरकार अपने जनता पे कम से कम शासन करेगी वो सरकार को मैं बहुत अच्छी सरकार मानता हूं। तो महात्मा गांधी ने तो अपील की कि इस तरह की व्यवस्था बना दीजिए कि पुलिस को हटा करके हम दिखा दें कि बिना पुलिस के भी जो है प्रशासन को चलाया जा सकता है। लेकिन अब ये तो संभव नहीं था, महात्मा गांधी थोड़ा आगे निकल गए। ठीक है, इसके अलावा कृषकों के भलाई के लिए बहुत सारे काम किए गए, नशाबंदी के लिए काम किया गया, हरिजन कल्याण के लिए काम किया गया। इसके बाद जो स्थानीय उद्योग थे उनको मदद दिया गया। तो बहुत सारे जो है काम इन कांग्रेसी सरकारों ने किया। लेकिन इन कामों को एक तरफ रख दीजिए, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहना हो कि इन 28 महीने की सरकारों में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल की, तो ये उपलब्धि जो है इनकी थी कि जो आम जनमानस था भारत का, उसको बड़ा मानसिक लाभ इससे हुआ। उनको यह लगा कि अब हम लोग विजय और स्वशासन के वातावरण में जी रहे हैं, तो अब हमारे लोग ही हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। अब कोई अंग्रेज हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा है, हमारे लोग ही हैं। तो इस तरह का भाव आया। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लिया हमने। तो अक्टूबर 1939 में कांग्रेस द्वारा मुखर विरोध किया गया, किसका? तो यही लॉर्ड लिनलिथगो के फैसले का। 28 महीना पुरानी सभी प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन बुलाया गया। कब बुलाया गया? तो मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि एक तो आप युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करिए और दूसरी मांग कांग्रेस ने यह रखी कि तुरंत केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार
का गठन किया जाए। तो ये दो मांगे कांग्रेस ने रखी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन किया जाए और इस राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में बहुमत किसका हो, तो भारतीयों का हो। अब ये मांग कब कांग्रेस ने की, तो कांग्रेस ने अपने रामगढ़ अधिवेशन मार्च 1940 में यह मांग की कि केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार मौन रही, उसने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन इसी बीच जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसने फ्रांस का डब्बा गुल कर दिया अगस्त से पहले ही। तो फ्रांस का डब्बा क्या हो गया, गुल हो गया। तो फ्रांस को पर कब्जा कर लिया जर्मनी ने। अब ब्रिटेन बहुत मुश्किल में पड़ने लगा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों का सक्रिय सहयोग विश्व युद्ध में हमें लेना ही होगा और इसलिए अगस्त प्रस्ताव लेकर के आई ब्रिटिश सरकार, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में अगस्त ऑफर। और इसे अगस्त ऑफर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अगस्त में आया। तो 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार अगस्त प्रस्ताव लेकर के आई। अब इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान था उसको देखिए। तो यह कहा गया कि अंतरिम सरकार के गठन की मांग खारिज होगी। तो जो मांग कांग्रेस कर रही है अंतरिम सरकार के गठन की, उसको तो हम खारिज करते हैं। इस तरह की किसी मांग को ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी। दूसरी बात, यह कहा गया अगस्त ऑफर में कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यह कहा गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा। तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स को हम बढ़ाएंगे और उसमें भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो यह किस मांग के रूप में आया, तो अंतरिम सरकार के गठन की मांग के रूप में आया कि भाई कांग्रेस कह रही कि अंतरिम सरकार गठन करिए। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अंतरिम सरकार तो हम नहीं गठित करेंगे, लेकिन यह करेंगे कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हम विस्तार करेंगे और उसमें अधिक भारतीयों को हम प्रतिनिधित्व देंगे। और क्या कहा गया, तो यह कहा गया कि युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का वादा किया गया। तो युद्ध के बाद संविधान सभा गठित की जाएगी, यह भी वादा ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। अब कांग्रेस को किन किन पॉइंट्स पर आपत्ति थी अगस्त ऑफर के, उसको समझें। उससे पहले हम अगस्त ऑफर की दो प्रमुख विशेषताओं को समझना चाहेंगे कि अगस्त ऑफर दो प्रावधानों के लिए बहुत विशिष्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो पहला क्या है, तो पहली बार भारतीयों की संविधान सभा की मांग को अगस्त ऑफर में माना गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो भारतीयों की मांग थी कि संविधान सभा बने, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बने, इसकी मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले कब मांगी गई, तो आप कहेंगे अगस्त ऑफर के द्वारा। तो अगस्त ऑफर में एक संविधान सभा का निर्माण होगा युद्ध के बाद, यह ब्रिटिश सरकार ने माना। तो पहली बार संविधान सभा को अपनी सहमति ब्रिटिश सरकार ने किस माध्यम से दी, तो वो अगस्त ऑफर के माध्यम से दिया, पहली चीज। दूसरी बात, जो भारत में डोमिनियन स्टेटस मांगा जा रहा था बहुत लंबे समय से और औपचारिक रूप से नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की गई थी और जिसके लिए ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का समय भी दिया गया था। उस डोमिनियन स्टेटस को भी ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि हां ठीक है, तो हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो दो विशेषता हमें दिख रही है अगस्त ऑफर में। पहला, संविधान सभा की भारतीयों की मांग को माना गया, भले ही कहा गया कि युद्ध के बाद बनेगी, और युद्ध के बाद ही बनेगी ना, युद्ध हो रहा तो कैसे बनेगी। और दूसरा, डोमिनियन स्टेटस की जो मांग थी कांग्रेस की बहुत लंबे समय से, उसको भी मान्यता अगस्त ऑफर में दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कांग्रेस को क्या क्या आपत्ति थी। तो पहली बात तो यह कि अंतरिम सरकार के गठन की उसने मांग किया और उसी को खारिज कर दिया गया, तो यह तो पहली आपत्ति थी। दूसरी बात, भारत को क्या कहा गया कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने कहा कि भैया डोमिनियन स्टेटस का समय तो बीत गया ना, हमने तो 12 वर्ष पूर्व ना डोमिनियन स्टेटस मांगा था, अब कहां डोमिनियन स्टेटस हम मांग रहे हैं। हम तो 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं हर साल, हम तो
26 जनवरी 1930 से ही हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और आप कह रहे हो कि डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो डोमिनियन स्टेटस का समय क्या है, बीत गया। अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं चाहिए। और वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार और अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व, तो ये भी प्रलोभन नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करिए भैया, तो ये भी कट गया। और युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का वादा, ये जो प्रावधान था अगस्ताफर का, ये कांग्रेस को निश्चित रूप से पसंद आया, ठीक है। तो अब अगस्ताफर को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 1940 को अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया कि भाई हम अगस्त प्रस्ताव से क्या है, संतुष्ट नहीं है। और पौनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। तो अब जैसे ही कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को ठुकराया, वैसे ही अब कांग्रेस के पास कौन सा रास्ता बचा था, तो अब सत्याग्रह का रास्ता बचा था कि अब कांग्रेस जन आंदोलन चलाए। भाई कांग्रेस की मांग नहीं मानी गई, कांग्रेस को अगस्त ऑफर ठीक नहीं है, तो अगस्त ऑफर के विरोध में एक जन आंदोलन चलाया जाए। तो वो जन आंदोलन भारत में नहीं चला। तो वो क्यों नहीं चला, उसको समझ लीजिए। तो महात्मा गांधी स्पष्ट रूप से ये कह रहे थे कि जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं, तब उनके युद्ध प्रयासों को हमें बाधित नहीं करना चाहिए। देश में बहुत बड़े पैमाने पर हमें उथल पुथल नहीं करना चाहिए, और कहीं जो है इस तरह की अस्थिरता की स्थिति होगी तो कहीं भारत ही न खतरे में आ जाए। क्योंकि हम आगे जाकर के देखेंगे कि रंगून तक जो है जापानी सेना आ गई थी। तो ये बात जो है कहा गया। लेकिन अब ये है कि हमको विश्व को बताना है कि भाई पहली चीज तो है कि हम नाजीवाद, फांसीवाद और ये जो ब्रिटिश औपनिवेशवाद है, इसमें कोई अंतर नहीं समझते हैं। तो ब्रिटेन यही तो कह रहा था कि भाई ये जो जापान है, जो जर्मनी है, ये क्या है, तो ये साम्राज्यवादी हैं, इनका लक्ष्य इंपायर बिल्डिंग करना है। तो नाजीवादी क्या है, साम्राज्यवादी हैं। तो और वो ब्रिटेन क्या है, तो ब्रिटेन लोकतांत्रिक है, व्यक्तिगत हितों की बात करने वाला। तो गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि नहीं, हम नाजीवाद में और ब्रिटेन के औपनिवेशवाद में हम कोई अंतर नहीं समझते हैं। ठीक है, जर्मनी गलत है तो आप कहां सही हैं, आप भी तो औपनिवेश बना करके बैठे हैं। तो ये बात जो है। और दूसरी बात ये स्पष्ट करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है, तो इसलिए हम सीमित स्तर पर सत्याग्रह करेंगे, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। इसमें यही होता था कि लोग जाते थे, भाषण देते थे, उनको गिरफ्तार किया जाता था और उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो पहले सत्याग्रही चुने गए महात्मा गांधी द्वारा विनोबा भावे। आपसे क्या पूछा जाएगा कि पहली चीज तो यह है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ, तो पौनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ। दूसरी बात, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो आप कहेंगे विनोबा भावे। फिर पूछ लिया जाएगा कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। यह भी पूछा जा सकता है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो आप कहेंगे ब्रह्मदत्त। अब यह अगर कोई पूछे कि चौथा सत्याग्रही कौन था, तो वो उत्तर ना मेरे पास है ना आपके पास। आखिर आदमी कहां तक याद करेगा, उसकी भी तो अपनी एक सीमा है ना। तो ठीक है, अब ये जो है बात हो गई। अब जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह होने लगा। अब इसी बीच में स्थिति अब विश्व युद्ध में बड़ी तेजी से बदली और जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। यह जून में किया गया और उसके बाद दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। तो गजब का अटैक था। समय मिले तो उसको आप जो है ऑनलाइन पढ़िए कि कैसे 5000 मील दूर जाकर के पर्ल हार्बर पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाना था उस पर जापानियों ने बम की बरसात की। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को अगर आप देखेंगे तो पढ़ेंगे तो अब आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि इतना कोई देश महान कैसे हो सकता है, इतना शक्तिशाली जापान था। तो जापान ने भी पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अब क्या हो गया, अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में घुस गया। अब रसिया पर भी जर्मनी ने अटैक कर दिया, तो रसिया भी द्वितीय विश्व युद्ध में घुस गया। ठीक है, तो
मार्च 1942 तक क्या स्थिति थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की मजबूत बढ़त, दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का अधिकार हो गया, तो फिलीपींस पर हो गया, इंडो चाइना पर हो गया, इंडोनेशिया पर हो गया, मलाया पर हो गया, बर्मा पर हो गया, रंगून में आकर के जापान बैठ गया। तो जापान ने तो दक्षिण पूर्व एशिया में एकदम धूम मचा दी, और उधर जर्मनी धूम मचा रहा था। यूरोप में ब्रिटेन की हालत एकदम खस्ता थी, जापान एकदम सीना ताने खड़ा था अमेरिका के खिलाफ। तो अब यह कहा गया कि अब जो है युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना ही होगा। तो मित्र देशों अमेरिका, रूस, चीन सबने दबाव डालना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि अब ये क्या कर रहे हो, अब जो है युद्ध में भारतीयों का समर्थन चाहिए, हमारी स्थिति बड़ा डवाडोल है, भारत पर जापानी खतरा आ चुका है, भारत के सर पर खड़ा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे उसको। तो 11 मार्च को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ये विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत विरोधी प्रधानमंत्री था, और इसने जो है लाखों लोगों को भूखे पेट मार दिया भारत में विंस्टन चर्चिल ने, क्योंकि सारा अनाज उठा करके चला गया विश्व युद्ध में। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। तो ये कब किया गया? 11 मार्च को किया गया। और स्टोफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंच गया। ठीक है, अब जो है हम सीधे आते हैं पीपीटी पर और क्रिप्स मिशन को ठीक प्रकार से हम समझते हैं। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन, तो यहां पर जो बात मैंने आपको बताई उसी को मैं एक बार जो है दोहरा देता हूं। तो दिसंबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध का रुख तेजी से बदला। जापान ने पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी बेड़े पर अचानक हमला किया और अमेरिका के विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध की घोषणा करके धुरी शक्तियों के साथ जाकर के मिल गया, यानी जर्मनी के साथ। और मार्च 1942 के अंत तक जापानी सेना ने सिंगापुर, अब आप जान लीजिए जापानियों की स्थिति, सिंगापुर बहुत बड़ा बेस था एशिया में, किसका? अंग्रेजों का। 1 लाख से अधिक सेना का बेस था। ये बहुत बड़ा सैन्य अड्डा होता है जहां 1 लाख सैनिक हो, बहुत बड़ा सैन्य अड्डा। और जापानियों ने इसको 1 दिन में जीत लिया। मतलब जिस ब्रिटिश आर्मी की इतनी चर्चा होती थी उस समय, जिस ब्रिटिश आर्मी के सामने सबने घुटने टेक दिए, जो भी उसके सामने आया, उस ब्रिटिश आर्मी को 1 दिन में सिंगापुर से भगा दिया जापान ने। मतलब ये दहशत थी जापान की। ठीक है, सिंगापुर सहित मलाया से वर्मा तक के पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा ब्रिटिश सेना को प्रत्येक मोर्चे पर पीछे धकेल रंगून तक आ पहुंची। अब जापानी आक्रमण का खतरा भारत के सर पर था और उधर यूरोप में हिटलर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। तो मित्र देशों ने कहा कि भैया भारत का समर्थन प्राप्त करो, कोई ऐसा प्रस्ताव दो जो भारतीयों को पसंद आए। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने बहुत मजबूरी में 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। तो क्रिप्स मिशन इसे इसीलिए कहा गया क्योंकि स्टैफोर्ड क्रिप्स इसको लीड कर रहे थे। 23 मार्च 1942 को यह भारत पहुंचा क्रिप्स मिशन, और यहां पर विभिन्न दलों और नेताओं से वार्ता करने के बाद 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। और इसके प्रस्ताव क्या थे ये पूछा जाएगा आपसे, तो आप देख लीजिए कि क्या प्रस्ताव क्रिप्स मिशन ने प्रस्तावित किया। तो पहला, युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना होगी। युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना होगी जो राष्ट्रमंडल सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भूमिका तय करने को स्वतंत्र होगा। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता, कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले सकता है, छोड़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो अपना डिसीजन स्वयं ले सकता है। तो अब इस लाइन का ठीक मतलब नहीं समझ आता है, लेकिन अगर ठीक से समझा जाए तो यही समझ में आता है कि ये तो एक प्रकार से स्वतंत्रता की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी बात, युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माती परिषद का गठन किया जाएगा। यही बात अगस्त आफर में भी कही गई थी, जिसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों द्वारा निर्वाचित होंगे और कुछ देशी रियासतों द्वारा मनोनीत होंगे। तो ये मनोनीत वाले बात पर फिर कांग्रेस भड़केगी। इसके अलावा संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा उन्हें अपना पृथक संविधान निर्माण का अधिकार होगा। ये बहुत बड़ी बात कि मतलब ये कहा जा रहा है कि संविधान सभा बन जाएगी, संविधान सभा संविधान बना देगी। अब कोई प्रांत ये कहेगा कि हमको ये संविधान पसंद नहीं है तो उसको अपना संविधान पृथक बनाने का अधिकार होगा। उक्त व्यवस्था होने तक ये ऊपर की गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां पूर्ववत बनी रहेंगी तथा भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश हाथों में रहेगा। इस तो
क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहे। साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति यह नहीं प्राप्त कर सका। तो विभिन्न दलों ने किन आधारों पर इसका विरोध किया देख लीजिए। तो पहले कांग्रेस को देख ले, फिर मुस्लिम लीग को देखेंगे। तो पहला, तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था, पहले तो कांग्रेस ने इसी का विरोध किया। दूसरा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था, तो यहां सिलेक्शन और ब्रिटिश भारत में इलेक्शन ये नहीं चलेगा, ये कांग्रेस ने कहा। इसके अलावा प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा अलग संविधान बनाने की व्यवस्था, जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध थी, तो इसको कांग्रेस कैसे मानती। इसके अलावा गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख बनाने की मांग को स्वीकार न किया जाना। तो जैसे वर्तमान में राज्यों में गवर्नर है या भारत में राष्ट्रपति है, ठीक। अब मुस्लिम लीग ने इसका किस आधार पर विरोध किया। तो मुस्लिम लीग ने यह कहा कि मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग को इसमें स्वीकार नहीं किया गया है। तो हम क्या करते हैं, हमारी मांग तो अलग पाकिस्तान है ना, तो ऐसे हम किसी भी प्रस्ताव को क्यों माने जो पाकिस्तान को डिनाई करता हो। इसके अलावा संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया गया था वह उसे स्वीकार नहीं था तथा प्रांतों के संघ से अलग होने तथा अपना अलग संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी, जो तरीका निर्धारित किया गया था, क्योंकि ये तो मुस्लिम लीग के हित की बात थी कि प्रांत जिसको संविधान पसंद ना आए वो अपना संविधान बना ले, और दूसरी बात यह है कि प्रांत चाहे तो संघ से पृथक हो जाए। तो ये तो मुस्लिम लीग को यही तो चाहिए थी, लेकिन उसके लिए जो तरीका था उससे लीग असहमत थी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में विभिन्न राष्ट्रवादियों ने क्या कहा है, यह प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों पर क्या टिप्पणी की, तो इन्होंने कहा यह आगे की तारीख का चेक था। तो गांधी जी ने असल में इतना ही कहा था, यह आगे की तारीख का चेक था, इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक, इतना गांधी ने कहा। लेकिन इसमें किसी ने जोड़ दिया कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो यह पूरा स्टेटमेंट आएगा और पूछा जाएगा कि किसने कहा, तो आप महात्मा गांधी ही कहेंगे। थोड़ा अंदर घुस करके मैंने आपको बता दिया कि महात्मा गांधी ने यही कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था। किसी और ने कहा कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इसे स्वीकार करना यानी क्रिप्स मिशन को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के मार्ग को प्रशस्त करना होगा। तो इस तरह क्रिप्स मिशन भारतीयों का सक्रिय सहयोग पाने में अपने प्राथमिक उद्देश्य में क्या रहा, असफल रहा। अब इसका जो है निष्कर्ष लेते हैं, कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। देखिए बताइएगा कमेंट में, तो आप लोग कभी बताते नहीं कि मतलब क्या कंक्लूजन कैसा लगा, ठीक है। बड़ा मेहनत करके मैंने लिखा है। देखिए अप्रैल 1942 को कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। खारिज कर एक बार फिर से गांधी जी के नेतृत्व में अपने अंतिम जन संघर्ष के लिए तैयार हो गई, और इस प्रकार अगस्त 1942 में प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने 1937 के चुनाव, विश्व युद्ध, अगस्त आफर और क्रिप्स मिशन को विस्तार से पढ़ा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।